नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी24 न्यूज चैनल और मैं हूं मोहित कुमार साहू। टीवी24 का खास कार्यक्रम सीधी बात मानने के साथ में तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी प्रदेश के गृह मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने युवा राजनीति से पदार्पण किया और विधायक बने। विधायक बनने के बाद सीधा ये मंत्री बने और इतने महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा पद इन्हें मिला हुआ है। हम देखते हैं लगातार प्रदेश के दौरे पर और खासकर गृह विभाग, जहां पर छत्तीसगढ़ कभी अपराधों का भी लगातार गढ़ कहा जाता है। अभी इन 2 वर्षों की बात करें सरकार नहीं बनने के बाद से कहीं ना कहीं पर अपराधों पर भी लगाम लगा है। दूसरी ओर अगर हम नक्सल उन्मूलन की बात करें तो ये एक तरफा पूरे देश में अपनी एक अलग से छवि बनाई कि नक्सल उन्मूलन और उनके पुनर्वास नीति जो तमाम योजना थी उसको लेकर। तो हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। विजय शर्मा जी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नक्सल का। आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने मार्च तक का समय दिया है कि हम जड़ से खत्म कर देंगे। कितना सही लगता है और क्या ये आने वाले 2026 तक हम नक्सल उन्मूलन की ओर रुख कर चुके हैं? निर्धारित समय में काम पूरा होगा जी, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होकर रहेगा। हम लोगों ने बहुत दूरी तय कर ली है। मैं आज आपसे के साथ जब चर्चा कर रहा हूँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब भाजपा की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, उसके बाद से लेकर के अब तक लगभग 75% इस समस्या को कम किया जा चुका है। बचे 25% की जो समस्या है इसी स्पीड से चल करके आने वाले समय में समाप्त होगा। नीति काफी सारी बनी है, काफी सारे अच्छे काम हो रहे हैं नक्सल क्षेत्रों में, खासकर बस्तर क्षेत्रों में बात करें, जहां पर आदिवासी एक तरफ से पिस रहे थे, कहे तो सुरक्षा व्यवस्था से भी और नक्सलियों से भी, जो सुरक्षा बल थे उनसे भी और नक्सलियों से। तो आज की स्थिति बेहद अच्छी नीति पे आप लोग काम करें। नियत निर्नालार एक नीति आप लोगों ने जो बना रखा है, उसकी खास अगर हम बात करें तो क्या उसमें विशेष प्रदेश काम कर रही है, प्रदेश की सरकार या आपकी सरकार इस पे? नियत निर्नालार जो योजना है ये कन्वर्जेंस है बहुत सारी योजनाओं का। तो इस योजना में ये है कि उस क्षेत्र में विशेष रूप से काम करना जहाँ अब तक काम नहीं हुआ है। जब हम एडवांस्ड सिक्योरिटी कैंप लगाते हैं, उस कैंप के आसपास पहले ये 5 किलोमीटर था, अब ये 10 किलोमीटर लिया जा रहा है कि गांव जितने आते हैं उन गांवों में जो सर्विस रिलेटेड स्कीम्स हैं और जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की स्कीम्स हैं, इन दोनों ही चीज़ों को लागू किया जा सके। तो इन दोनों ही चीज़ों को लागू करने के लिए काम किया जा रहा है। अगर हम बात भी करें भैया, जैसे लगातार नक्सल समर्पित कर रहे हैं, आप उन्हें पुनर्वास की नीति पे उनको तमाम व्यवस्था बना रहे हैं, कहाँ तक और कब तक हो पाएगा और कैसे होगा ये? किस तरह की चीजें उस पर और उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह से काम हो रहा है उस पर? छत्तीसगढ़ में पुनर्वास करने वालों की संख्या ज़्यादा है गिरफ्तार होने वालों की संख्या से, और ये प्रसन्नता का विषय है। जिनका एनकाउंटर हुआ वो संख्या और भी कम है। तो पुनर्वास करने वालों की संख्या, जो गिरफ्तार हुए हैं और जो पुनर्वास किए हैं, अभी जेल जंगल से पुनर्वास है, अब हम जेल से भी पुनर्वास प्रारंभ कर रहे हैं। तो पुनर्वासितों की संख्या और बढ़ेगी। इनके अपने पुनर्वास केंद्र हैं जो VTP डिक्लेयर्ड है, और वहाँ पर भी हमारा काम चल रहा है। मल्टीपल डायरेक्शंस में इस पर काम है। वो दिन भर क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर निरक्षर हैं तो साक्षर कैसे हो सकते हैं, अक्षर ज्ञान कैसे हो सकता है, कैसे उनके अपने परिचितों से, अपने रिश्तेदारों से जेलों में मिल सकते हैं, कैसे वो अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, उनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें वो सब कुछ कराई जा रही है। मानसिक तौर पर पुनर्वास कराया जा रहा है, ऐसी बात है।
मैं इसमें थोड़ा सा आपसे और भी समझना चाहूँगा, चूंकि आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं और हम प्रदेश की जनता भी समझना चाहेगी इसको कि आखिर ये नक्सल जो पीड़ा है या नक्सल मुद्दा उठा कैसे। आपने इस पर रिसर्च भी किया होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा, तब जाकर आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आज से 20 साल की स्थिति और आज की स्थिति दोनों में कितना फर्क आया, और आखिर ये मुद्दा या नक्सल की जो भावना है वो आई कैसे? इसमें दुष्प्रचार किया जाता है कि किसी तरीके से डेवलपमेंट का काम नहीं पहुंचा तो नक्सलवाद आ गया, ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है। ये बिल्कुल उल्टा है बस्तर में। चूंकि नक्सलवाद आ गया इसलिए डेवलपमेंटल वर्क वहां नहीं हो पाए, ऐसा है। नक्सलवाद, आप अर्बन नक्सल जानते होंगे, अगर अर्बन नक्सल है तो शहरों में है, वहां तो डेवलपमेंट है। अर्थ ये है कि ये कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह का वाद है। पूरी दुनिया में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें लेनिन का एक्सपेरिमेंट था, जहां पर बंदूक के दम पर लगभग सरकार बनी, माओ ने बंदूक के दम पर सरकार बनाई। यहां भी लोग चाहते थे कि बंदूक के दम पर सरकार बनाए। लेनिन के सरकार का उदाहरण है, माओ की सरकार का उदाहरण है। बंदूक के दम पर बनने वाली सरकार बंदूक से ही बात करती। भारत में विशेष रूप से मुझे लगता है कि हम अन्य सारे ही डेवलपमेंटल वर्टिकल्स के साथ साथ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारी स्वतंत्रता है। चीन की जनता लाल सेना की गुलाम सी है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे यहाँ भारत में हमारे संविधान ने हम सबको विभिन्न विषयों पर स्वतंत्रता दे रखी और हम उस स्वतंत्रता का आनंद जीवन में लेते हैं। हमारी सरकार जो है भारत की, वो लोकतांत्रिक सरकार है और हम सब चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार ही बनी रहे। इन्होंने उस वाद को आगे बढ़ाते हुए ये सोचा कि हम बंदूक के दम पर सरकार बना लेंगे। ये संभव है नहीं, भारत की जनता कभी ऐसा चाहती नहीं, और इसलिए जब ये जनता से दूर हो गए तो आज ये अलग हो रहे हैं, इस प्रक्रिया से अलग हो रहे हैं, यह भी पुनर्वास कर रहे हैं। अभी भी जो नक्सलवाद की बात करते हैं या नक्सली अपने आप को घोषित करते हैं और लगातार अभी भी पत्राचार की बात कर रहे हैं, लगातार सूचना दे रहे हैं कि अभी हमारा इस तरह का प्रोग्राम है, हम ये करना चाह रहे हैं, जो भी तमाम जो चीजें चल रही हैं, सरकार के साथ वार्तालाप करना चाह रही है, आखिर क्या नक्सली खत्म हो पाएगा? क्योंकि पिछले 40 दशकों से लगातार चल रहा है और जिस हिसाब से अभी भी जो काम चल रहा है, सुरक्षा बल जा रही है और कहीं ना कहीं पर जो बड़ी घटना भी हुई है हमारे प्रदेश में, उसको भी लेकर हम बात करें तो पिछले सरकार और इस बार की सरकार दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं और क्या नक्सल उन्मूलन हो पाएगा? पिछली बार की सरकार में नक्सलवाद के समापन के लिए, उसके उन्मूलन के लिए इच्छा शक्ति की कमी थी। वो कभी निर्णय ही नहीं कर पाई कि करना क्या चाहिए, जबकि झीरम घाटी जैसी घटनाएं जो थी उससे वही ज़्यादा संबंधित थे। नई सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ था और उस समय से ही स्पष्टता हो गई थी कि हमको क्या करना है। विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता से इस बात पर निर्णय लिए और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मिल करके नक्सलवाद के समापन के लिए सारे ही उपाय किए। कभी इसमें एक दिशा में काम होता था, अभी अनेक दिशाओं में काम होता है, अनेक वर्टिकल्स में काम होता है। जितने बेसिस इनके हैं, इनके सोशल बेस, इनके फाइनेंशियल बेस, इनके लीगल बेस, इनके अर्बन बेस, सबकी प्रोफाइलिंग करके सब पर एक साथ काम किया गया। इनके साइबर कैसे करते हैं उस पर काम किया गया और परफेक्ट ऑपरेशंस किए गए। सारी ही बातों के साथ नक्सलवाद आज समापन की स्थिति में है, होकर ही रहेगा। अब ये तो खैर नक्सलवाद के मुद्दे थे, अब मैं थोड़ा सा आपके उस पर जाता हूं क्योंकि विजय शर्मा जो हैं वो कवर्धा के रहने वाले हैं और एबीवीपी जैसे इन्होंने राजनीति से आपने शुरुआत किया, युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और मैं थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहूँगा, चूँकि क्या आपका परिवार कभी राजनीति में रहा है, और राजनीति में रहा है तो आपके राजनीतिक गुरु कौन है? बहुत पहले पिताजी नगर पालिका में उपाध्यक्ष थे और उसके पहले दादाजी जब जनपद अध्यक्ष हुआ करते थे, कवर्धा जनपद था, वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वो रहे। ऐसा
था, लेकिन ये बहुत पुरानी बातें थी। वर्तमान में हमारे माने हम लोगों की परिस्थितियों के आधार पर अभी वो स्थितियाँ नहीं थी। बाकी मेरे दादाजी वहाँ जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, पिताजी नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे हैं, और बुआ मेरी एक थी, वो भी सोसाइटी आदि में अध्यक्ष रही हैं जनसंघ के समय। और फिर बाद में ये अलग वो डिस्कनेक्ट हो गया, सब कुछ डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन अभी फिर से मैंने मेरा जिला पंचायत के चुनाव और राजनीतिक क्षेत्र में काम करना, फिर विधानसभा में चुनाव लड़ने का अवसर मिलना, अभी सरकार के साथ मिलकर काम करना, ऐसा कर रहे हैं। तो पहले जनसंघ से शुरुआत रही है, अगर परिवार की बात करें तो? हाँ, मेरी बुआ थी जनसंघ में थी, और पहले पिताजी लोग राम राज्य परिषद में हुआ करते थे। तब राम राज्य परिषद एक बड़ा विंग हुआ करता था सनातनी मानबिंदुओं को मानने वालों का। आपके कोई राजनीतिक गुरु, यदि अभी आप इसमें हैं, राजनेता बने हैं तो? नहीं, किसी एक को गुरु कह पाना बड़ा मुश्किल है ना, गुरु तो बहुत है। फिर भी एक मार्गदर्शन होता है कि आप करो, फिर ऐसा होगा, इस तरह की चीजें होंगी। ये भाजपा है, मैं आपसे कहूँ, इसमें किसी एक व्यक्ति को पकड़कर कुछ नहीं होता है, और ना ही ऐसा परंपरा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ संगठन की परंपरा है, संगठन की मान्यता है, और संगठन में अनेक लोग होते हैं। हमारे संगठन मंत्री होते हैं, बड़े नेता होते हैं, हमारे स्थानीय वरिष्ठ लोग होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं, केंद्र स्तर पर होते हैं, ये सारे लोग होते हैं। एक चीज ये भी रहा है विजय जी की लगातार विपक्ष आरोप लगाती है कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है। कितना सही है ये? कोई बताए मुझे कैसे? राम भगवान का मंदिर मांग करना गलत है? कोई बता दे भाई मुझे। तो ये धर्म की राजनीति कैसे हुई? ये भारतीय मानबिंदुओं की राजनीति है, भारतीय स्वाभिमान की राजनीति है। भाजपा धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं करती। लेकिन भाई परिस्थितियां ऐसी हैं, बहुसंख्यक ऐसे हैं, उनका कौन सुनेगा? कैसे नहीं सुना जाता था? स्पष्ट आदेश हैं कि मंदिर कैसे तोड़े गए, क्या किए गए। उसके बाद हिंदू समाज अपने ही देश में, भारतवर्ष में अगर एक भूखंड के लिए अपनी बात रखते हैं तो गोलियां चलती हैं। देश में परिस्थितियां ऐसी हैं, कोई तो होगा जो बोलेगा इनके लिए। यह समाप्त हो जाए, यह समाप्त हो जाए, फिर ऐसा है ना। ये ताकत न हो तो जाने क्या हो। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, क्योंकि देश हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ये शुरू से ही संविधान में कर दिया गया है। मैं आपको इस बात पर एक बात कहता हूँ, धर्म की निरपेक्षता हमारे देश में जो है वो संविधान से आई है, ऐसा नहीं है। धर्म की निरपेक्षता हमारे हिंदू मानबिंदुओं में है, हमारे हिंदू परंपराओं में है, हमारे भारतीय परंपराओं में है धर्म की निरपेक्षता। भाई आप अपने आप को आकलन करके देख लें, आप कभी किसी धर्म का अपमान करेंगे? आप किसी भगवान को, हनुमान जी को मानते हैं, आप मानेंगे, लेकिन आप सबका सम्मान करेंगे। ये आपके अंदर इनहेरेंट है भाई, ये भारत के लोगों के अंदर है, संविधान से आ गया है। ऐसे कोई सोचता है तो गलत सोचता है। वो इसलिए भारत में है क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज है, बहुसंख्यक जो लोग हैं वो ऐसे ही भावनाओं के हैं, सबका सम्मान करते हैं। हिंदू जो मन है उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता भाई। एक नए भगवान आए तो पुराने भगवान चले नहीं जाते, वो भी रहते हैं, दूसरे भगवान भी आते हैं, एडिशन होता है, मन में एडिशन होता है। मेरा आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक इसमें कहना है कि जो हिंदू परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं हैं, उसके कारण हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। वो संविधान को उसमें ऑफिशियली संविधान में कहा गया, वो एक बात का मामला है, उसको कहे ना कहे उसकी आवश्यकता नहीं है। वो जो कहा गया वो तो किसी वोट बैंक के लिए कहा गया। हम जो हैं वो हम तो नैसर्गिक रूप से सदियों से हैं। बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे सुरक्षा की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो कोई नई पॉलिसी लाने की कुछ तैयारी चल रही है लगातार, जिस तरह से तो सुरक्षा की व्यवस्था महिलाओं के लिए और
जिस हिसाब से अपराध पूरे देश में ही बढ़ रहा है, तो अपराध जैसी चीजें तो रुकती नहीं है, बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी योजनाएं होती जिससे हम अपराध को रोके, खासकर महिलाओं को लेकर। तो कोई सरकार नई पॉलिसी इसके लिए कुछ तैयारी कर रही, बना रही है? खासकर महिलाओं को लेकर कह रहे हैं आप, तो हमारे कुछ नए एक्ट आने वाले हैं, उसमें भी इनका प्रावधान है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे धर्म स्वातंत्र अधिनियम का है मामला, तो हम एक प्रावधान लेकर आ रहे हैं जिसमें बरगलाकर और भ्रमित करके अगर धन परिवर्तन कराया जाता है तो अपराध दंडनीय है और बड़े दंड हैं उसमें, ये हम लेकर आ रहे हैं। दूसरा एक और मसला है जिसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम से एक और एक्ट हम लेकर के आ रहे हैं, वो भी काम करने वाला है। तीसरा हम इसमें कहें कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से आने वाले समय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे वॉइस कॉपी होते हैं, वीडियो कॉपी होते हैं, AI टूल्स के माध्यम से बहुत AI टूल्स के माध्यम से ये होते हैं। इसका एक सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस के वेबसाइट पर एक टूल होगा जिस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या उनके लिंक अपलोड कर देंगे, वो आपको बता देगा, सर्टिफिकेट दे देगा कि ये जो है ये AI जनरेटेड है या रियल है। ऐसे टेक्नोलॉजीज़ पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा 112 अभी आधे राज्य में लागू है, उसको पूरे राज्य में किया जा रहा है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ की संख्या बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ महिला होमगार्ड्स की संख्या बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ 1000 सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ हो चुकी हैं, ट्रेनिंग में हैं वो लोग। 6000 लगभग कांस्टेबल की भर्तियों के लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं, इस महीने रिजल्ट आ जाएगा। 341 सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हम और ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम SDRF में भर्ती परीक्षाएं अलग ले रहे हैं, होमगार्ड्स में भर्ती परीक्षाएं अलग ले रहे हैं। ऐसे अनेक भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से पुलिस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। एक समस्या ये भी है भैया, काफी समय से अगर बात करें विजय जी, तो प्रदेश भर में महिला थाने जो जिले में होते हैं, महिला थानों की ही व्यवस्था ही नहीं है। अगर हम रायपुर में बात करें, कुछ कुछ जगह पे बात करें तो महिला थाने रायपुर भर में, बाकी अन्य जिलों में अगर देखिए, अन्य क्षेत्रों में देखिए, वहाँ पर महिला थानों की हमेशा कमी देखी गई है। क्या इसके लिए भी कुछ प्रावधान? हमारे प्रदेश में अभी नए महिला थाने खुले हैं और अब 10 जिलों में महिला थाने हो गए। आने वाले समय में ये और भी बढ़ेंगे। दूसरी मैं ये भी चाहूँगा कि लगातार विपक्ष भी कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाता रहा है कि कानून व्यवस्था लगातार खराब होते जा रही 2 सालों में, क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो कांग्रेस की सरकार थी 5 सालों में, उन्होंने पुलिस को पुलिसिंग करनी ही नहीं दी। उन्होंने पुलिस को उटपटांग कामों में लगा कर रखा, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, कहीं पैसे का परिवहन कराने के लिए, ऐसी समस्याओं में रखे रहे। वहाँ पर तो पुलिस के अधिकारी रिचार्ज कराते थे, इस तरह की चर्चाएं हुआ करती थी। वर्तमान में सरकार में बड़ी स्पष्टता है, लेकिन चीज़ों को दुरुस्त करते करते समय भी लगता है। गृह विभाग की बात करें तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अभी कि 5 साल में मुझे इस तरह की योजना बनाकर प्रदेश में अपने गृह विभाग को ऊपर पे लाना है, प्रथम पे लाना है? अनेक चीज़ें हैं, मैंने बताई आपको बातें। अनेक ऐसे एक्ट हैं गृह विभाग के नाते, वो एक्ट हम लोग लेकर के आ रहे हैं। 2 एक्ट की बात मैंने अभी चर्चा आपसे की, पाइपलाइन में 3-4 एक्ट और हैं। इन जैसे गैंगस्टर एक्ट है, दूसरे भी एक्ट उसमें हैं। उन एक्ट्स के आने से काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड होंगी, पुलिस स्ट्रेंथन होगी। रायपुर को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने घोषणा की है, रायपुर को वो पुलिस कमिश्नरेट घोषित कर रहे हैं। तो इसमें एक व्यवस्था आगे बढ़ेगी। और हम 112 को आधे राज्य से बढ़ा करके पूरे राज्य में कर ले रहे हैं उसमें, और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ पर भी, AI बेस्ड जैसे सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया, वो भी कुछ और नई टेक्नोलॉजीज़ बेस्ड भी काम इसमें कर रहे हैं। पुलिस की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काम कर रहे हैं, मनोभाव भी उनका ठीक रहे इसके लिए भी काम कर रहे हैं। जो बड़ी समस्या हमारे यहाँ नक्सलिज्म की थी, जिसमें बड़ा फोर्स लगता है, वो भी दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो परिदृश्य आपको सामने मिलेगा वो बेहतर मिलेगा। एक और भी बड़ी समस्या है, साइबर जो अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको देश में रोक पाने में तो असफल है ही, हम प्रदेश में भी लगातार असफल हो रहे हैं। मतलब साइबर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। साइबर अपराध के संदर्भ में मैं आपसे एक बात कहूँ, जैसे ही राशि किसी कारण से निकल जाती है खाते से और दूसरे किसी खाते में चली जाती है,
उसके बाद वो अनेक खातों में बढ़ जाती है। कहीं भुगतान होता है, कहीं कुछ होता है, वो फॉलोअप और प्रकरण उसको पकड़ना वो एक लंबी प्रक्रिया है, चलता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पुलिस को नहीं करना है, पुलिस को करना ही है, पुलिस कर ही रही है और हमारा दायित्व है, उसमें कोई बात नहीं। परंतु इस दायित्व बोध के साथ एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि शॉर्टकट में पैसे कमाने की जिद जो है वो छोड़नी चाहिए। हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ वैसे ही करना चाहिए। मैं सोचता हूँ आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड नहीं हुआ होगा अब तक, मैं सोचता हूँ मेरे साथ भी नहीं हुआ है। कभी ऐसा दिखता भी है तो हमको समझ में आता है क्या हुआ है। कोई फ़ोन आता है तो हम उसको एक क्षण में समझते हैं भाई ये तो मामला इसका गड़बड़ है। तो उस नंबर को ट्रेस कराना अभी सब वो सब करते हैं। वो कहीं और दूर बैठा कोई व्यक्ति होता है, वो भी मैप नंबर्स होते हैं, वो डायरेक्ट नंबर नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशंस हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, नए नए अपराध के तरीके भी बढ़ते जाएंगे। मैं तो एआई की बात कर रहा हूँ आपसे। एआई सबसे डेंजरस हो सकता है आने वाले समय में, हालांकि उसके उतने ही फायदे हैं। तो फायदे हमको उपयोग करने हैं, डेंजरस हैं उससे लर्ट करके उसको ठीक करना है, दोनों ही बातें। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ संभल कर करना, हड़बड़ी जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करना, जल्द ही पैसे कमाने का जो चक्कर है उसको छोड़ना है। इतना ही हम करेंगे तो 50% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक चीज़ें अगर हम बात करें कि समझते हैं चीज़ों को कि अपराध जो लगातार बढ़ता है, अपराधी जिस हिसाब से चाकूबाजी, मारपीट, हत्याएं, लूटपाट, ये इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या अपराधियों का पुलिस से खौफ जो है वो खत्म हो गया है? मैंने पिछली सरकार का उदाहरण लिया था आपके सामने, तब मामले अलग थे, अब मामले अलग हैं। अब यह है कि दृढ़ता के साथ पुलिस खड़ी होती है और ग्रेजुअली शैने शैने चीज़ें बदल रही हैं। एक चीज और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है कि हमारे जो प्रावधान है, जो हमारे नियम है या हमारी जो कानून व्यवस्था है, वो वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से क्या बने हुए हैं कि अभी भी वो 30-40 साल 50 साल पुराने वाले चल रहे हैं? और क्या लगता है कि आपको परिस्थिति बस कुछ नए नियम कानून बनाने की भी आवश्यकता है? बनाने की आवश्यकता होती है, वो कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण का एक बड़ी प्रक्रिया है, हम उसके लिए अकला रहे हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमको लगता है सीसीटीवी जो है वो अधिक उसका उपयोग होना चाहिए, तो उसके लिए हम कानून लेकर आ रहे हैं। हमको लगता है कि गैंगस्टर एक्ट जैसा कोई एक्ट हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तो उस पर भी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं और अनेक अन्य ऐसे मसलों पर सोच करके और एक्ट लेकर के आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये प्रक्रिया सतत है, माने सनातन भी है और शाश्वत भी है, आगे भी चलती रहेगी, एडवांसमेंट होता रहेगा। एक चीज और है विजय जी कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की जो कार्यवाही को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, क्या कार्यवाही वास्तव में निष्पक्ष है होती है या फिर एक तरफा कार्यवाही भी किया जा रहा है? लगातार आरोप लगा रहा है कांग्रेस। क्या भारत के संविधान के अंतर्गत, क्या भारत के न्यायालयों के सामने कोई ऐसे अचानक किसी के ऊपर एसीबी की कार्यवाही कर देगा? क्या आप ये सोचते हैं कि एसीबी की आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही करे या ईओडब्ल्यू आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही करे और एक दिन भी टिक पाएगा न्यायालय के सामने में? आपको लगता है जिसके आधार होते हैं वहीं पर हो सकता है। एक मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आपके विभाग के तहत जो सुधार को आप गेम चेंजर मानते हैं, कितना सही है और कितना गेम चेंजर हो पाएगा ये? सुधारात्मक प्रक्रियाएं सतत प्रक्रियाएं हैं और गृह विभाग के अंतर्गत पुलिसिंग ही नहीं है, गृह विभाग के अंतर्गत अनेक काम है। जेल भी है, जेल में एडवांसमेंट कैसे हो जाए, हमारे पास फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं वो कैसे ठीक हो जाए, एसडीआरएफ है वो कैसे ठीक हो जाए, अन्य जो यहाँ जेल की पुलिसिंग की व्यवस्थाएं हैं वो कैसे ठीक हो जाए, इन सारी ही चीज़ों को करना है। लेकिन लक्ष्य इस बात का है कि हमारा प्रदेश ऐसा हो जिसमें लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। छत्तीसगढ़ की जनता को आप गृह मंत्री के रूप में क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? नक्सलवाद की समस्या एक बड़ी समस्या थी। इसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की आंतरिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या नक्सल समस्या है, वो दूर हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो मैदानी इलाकों में भी समस्याएं हैं
उन समस्याओं पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से, 4 महीनों से आपको काफ़ी रिलैक्स फील किया होगा। आने वाले समय में ये व्यवस्था और आगे बढ़ेगी और आप बहुत धैर्य के साथ, बहुत आराम के साथ ये अनुभव कर पाएंगे कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अपराध बिल्कुल कम हो गए हैं। पुलिस अपने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से काम कर रही है। सुरक्षा का भाव लोगों के मन में और अधिक दृढ़ हो, यही मैं करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा कर पाया तो कार्यकाल सफल होगा। बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ अभी हम एक ही विभाग से ही बात किए हैं, अभी पंचायत भी बचे, तकनीकी विभाग भी बचा हो, तो जब अगली बार हम उनसे मुलाकात करेंगे तो जरूर तकनीकी और जो पंचायत के विभाग है उनसे भी बात करेंगे। और ये विजय शर्मा जी गृह मंत्री, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और देश की जनता को एक तरह से इन्होंने बताया है कि अब आने वाला जो समय होगा, छत्तीसगढ़ सुरक्षित प्रदेश होगा। कभी हम छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के नाम से जानते थे, अब सुकून और शांति के साथ प्रदेश के लोग, आदिवासी लोग सुकून से रह पाएंगे, अपना जीवन यापन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।